तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने काजू और ये चने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया। नरपिशाच कोली और पंढेर ने जिस तरह इस पूरे कांड को अंजाम दिया, उससे किसी का भी कलेजा डर से कांप उठे। 2006 का साल, नोएडा के एक छोटे से गांव निठारी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी नींद उड़ा दी। ये कहानी है निठारी कांड की। ये सब तब शुरू हुआ जब एक छोटी बच्ची गायब हो गई। जब उसके माता पिता ने पुलिस से मदद मांगी तो सबको लगा कि ये एक सिंपल मिसिंग केस है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी वैसे वैसे सच सबके सामने आने लगा। पर आखिर क्या था सच? क्या ये किसी की सोची समझी चाल थी? और कौन था इसके पीछे? बाकी इसकी पूरी कहानी जानने के लिए हमें समझना होगा ये केस। हाय एवरीवन, माय सेल्फ प्रशांत उपाध्याय। Today we have another case of निठारी कांड। दिल्ली के पास नोएडा में एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है निठारी, जहां से सेक्टर 31 के अमीर लोगों के बंगले दिखते हैं और वहीं दूसरी तरफ निठारी के अंदर गरीब लोगों की बस्ती है। यहाँ पर ज्यादातर लोग दिहाड़ी करते हैं, जैसे मजदूरी करना, रिक्शा चलाना। और यहाँ के लोग देश के पिछड़े इलाकों से बिलोंग करते हैं। 7 मई 2006 निठारी के बस्ती में रहने वाले नंदलाल के घर काफी ज्यादा हलचल मची हुई थी, क्योंकि उनकी 22 साल की लड़की पायल सुबह से घर नहीं आई थी। उसने अपने घर से निकलते हुए अपने पिताजी से ये कहा था कि वो सेक्टर 31 D5 बंगलों में नौकरी के लिए जा रही है, लेकिन जब से वो वहां गई थी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। The person you're trying to call is currently unavailable. इसी वजह से उसके माता पिता काफी ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि निठारी में पिछले 2 साल से काफी ज्यादा बच्चे और लड़कियां गायब हो रही थी। नंदलाल, जो कि पायल के पिता थे, उनसे अब रहा नहीं गया और उन्होंने अपनी बेटी पायल को खुद ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने सबसे पहले उस ऑटो ड्राइवर को ढूंढा जिसने पायल को D5 बंगलों के बाहर छोड़ा था, लेकिन रिक्शा वाला D5 बंगलों का नाम सुनते ही भड़क गया। उसने बताया कि उसने वहां पायल को छोड़ा था, पर पायल बिना पैसे दिए ही वहां से चली गई। और जब जाके उसने उस बंगलों की घंटी बजाई तो वहां से एक आदमी बाहर आया जिसने बोला कि जो लड़की यहाँ आई थी वो जा चुकी है। पर रिक्शा ड्राइवर को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि वो पूरे टाइम वहीं पे बैठा हुआ था और उसने एक बारी भी पायल को बाहर जाते हुए नहीं देखा था। पर जो बंदा उस घर से बाहर आया था वो ये सब बातें सुन के गुस्सा हो गया और ऑटो ड्राइवर से लड़ने लगा, जिसकी वजह से वो रिक्शा वाला बिना पैसे लिए ही वहां से चला गया। ये सब सुनकर नंदलाल का शक यकीन में बदल गया था। नंदलाल को लगा कि उनकी बेटी का गायब होने के पीछे उस कोठी में रहने वाले लोगों का हाथ है। नंदलाल जल्दी से पुलिस स्टेशन गया और उसने अपनी कंप्लेंट बताई, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी बात को टाल दिया, क्योंकि 2004 से निठारी के ऐसे केसेस उनके पास रोज आ रहे थे। नंदलाल ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन पुलिस वालों ने उसे ये कह के वहां से भगा दिया कि उनकी बेटी किसी लड़के के साथ चली गई होगी या फिर घर छोड़ के भाग गई होगी। अगले दिन नंदलाल खुद D5 बंगलों में गया। घर में से घर का मालिक मुनिंदर सिंह पंडेर बाहर आया, जिसने पायल का नाम सुनते ही उसे पहचानने से मना कर दिया। नंदलाल और उसकी बीवी पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा था। वो दोनों पूरी रात सिर्फ रोते रहे। फिर नंदलाल ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी को ढूंढ के रहेगा। फिर एक दिन कुछ बच्चे एक वाटर टैंक के पास खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते उनकी बॉल एक नाली में गिर जाती है, जो नाली ठीक वाटर टैंक के नीचे होती है। नाली बहुत ज्यादा गंदी होती है और उसमें बहुत अजीब सी स्मेल आ रही होती है, जिसकी वजह से कोई भी बच्चा उस नाली में जाना नहीं चाहता था। पर फिर भी 2 बच्चे अपनी बॉल लेने के लिए उस नाली में चले जाते हैं और वो अपनी बॉल ढूंढ ही रहे होते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि उस नाली में एक प्लास्टिक बैग पड़ा हुआ है जिसमें से हाथ जैसा कुछ निकल रहा है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से चिल्ला के भाग जाते हैं। और फिर जैसे जैसे लोगों को खबर मिली वैसे वैसे वहां भीड़ लगनी शुरू हो गई और अब ये खबर पुलिस के पास भी पहुंच चुकी थी। पर पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, बल्कि वहां खड़े 24 आई विटनेसेस को ये कहा कि तुम सब ये बात भूल जाओ कि तुमने यहाँ कोई प्लास्टिक बैग देखा था। वो हाथ बहुत ज्यादा विजिबल था, अगर थोड़ा सा दूर से भी देखें तो एकदम क्लियर पता चल रहा था कि ये किसी इंसान का हाथ है। पर फिर भी पुलिस ने इसको छुपाने की कोशिश की और ये चीज बाद में कोर्ट में भी सामने आई। पुलिस वालों ने उन सभी आई विटनेसेस से ये कहा कि ये किसी इंसान का हाथ नहीं है, ये किसी जानवर का हाथ है जो थोड़ा बहुत सड़ गया है और अब ये किसी इंसान की तरह लग रहा है। और उसके बाद नोएडा पुलिस ने वो हाथ और वो प्लास्टिक बैग हमेशा के लिए गायब कर दिया। जैसे कि मैंने बताया, निठारी गांव एक स्लम टाइप एरिया था और उसी के साथ जहां पायल काम करने गई थी वो एक पॉश एरिया था। इन दोनों एरियाज को यही नाला डिवाइड करता था जिसमें ये हाथ मिला था। और इस नाले के ठीक पीछे सेक्टर 31 था, जहां एक घर था जिसका नंबर था D5। ये वो ही घर था जहां आखिरी बार पायल को उस ऑटो ड्राइवर ने देखा था। वैसे तो ये केस काफी ज्यादा स्लो चल रहा था, पर नंदलाल जी के बार बार कंप्लेंट करने के बाद और काफी ज्यादा प्रेशर आने के बाद एट द एंड पुलिस वालों ने पायल का नंबर ट्रेस किया, जिस नंबर की लास्ट लोकेशन सेक्टर 31 D5 बंगलों के
बाहर की थी। और अब पुलिस वालों के पास आई विटनेस भी था, वो ऑटो वाला, जिसके बिहाफ पे पुलिस वालों ने सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट कर लिया था। सुरेंद्र कोहली उस घर का नौकर था जिसने ऑटो वाले को गुस्सा करके वहां से भगा दिया था। और अरेस्ट होने के कुछ टाइम बाद ही D5 के ओनर मुनिंदर सिंह पंडेर ने सुरेंद्र कोहली की बेल करवा दी और फिर वापस से ये केस काफी ज्यादा स्लो हो गया। खबरों से ये पता चला है कि इस घर में 2 लोग रहते थे, एक सुरेंद्र कोहली जो इस घर का केयर टेकर था और एक मेड जो इस घर की सफाई करती थी। इस घर का ओनर मुनिंदर सिंह पंडेर कभी कभी इस घर में आता था, वो भी बस अय्याशी करने के लिए। मुनिंदर सिंह पंडेर की फैमिली उसके साथ नोएडा में नहीं रहती थी, तो वो कई बार इस घर में लड़कियों को बुलाता था, उनके साथ रात बिताता था और सुबह उन्हें घर भेज देता था। और इन सब कामों में सुरेंद्र कोहली अपने मालिक की काफी टाइम से मदद करता था, यहाँ बच्चों और औरतों को लाने के लिए। और इसीलिए शायद उसने नंदलाल की बेटी पायल को भी यहाँ बुलाया था। जहाँ पुलिस को इन सब चीजों को जानने के बाद नंदलाल की मदद करनी चाहिए थी, पर वहीं उल्टा पुलिस वालों ने नंदलाल से ही क्वेश्चन करने शुरू कर दिए कि पहले तू ये तो बता कि तेरी खुद की बेटी क्या करती है और तूने ही अपनी बेटी को इन गंदे कामों में लगाया होगा। इन सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई में नंदलाल ने ये कहा कि हमारी बेटी जो कुछ भी करती थी वो हमारे घर की परिस्थिति की वजह से करती थी, पर इन सब चीजों की वजह से मेरी बेटी को ढूंढने में कोई भी कसर मत छोड़िए। वैसे तो कहा यह जाता है कि नंदलाल जहां कंप्लेंट लिखाने जाते थे और जहां कोहली को अरेस्ट किया गया था, वहां D5 बंगलो के ओनर मुनिंदर सिंह पंडेर की काफी ज्यादा अच्छी जान पहचान थी और काफी ज्यादा अच्छे रिलेशन थे, जिसकी वजह से कोहली काफी जल्दी छूट गया था। फिर जब काफी ज्यादा टाइम बीत गया और नंदलाल की बेटी पायल का कुछ नहीं पता चला, तो नंदलाल ने थक हार कर कोर्ट में अपील करी और फिर पुलिस वालों को भी कोर्ट की बात माननी पड़ी। और फिर इन्वेस्टिगेशन फिर से स्टार्ट हुई। इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने सबसे पूछताछ करनी शुरू करी, जिससे उन्हें ये पता चला कि पिछले 2 महीने से नंदलाल अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसमें उन्हें ये पता चला कि पिछले कुछ सालों से जितने भी बच्चे गायब हुए हैं वो सारे यही सेक्टर 31 हाउस नंबर D5 के बाहर आखिरी बार देखे गए थे। और ये सब जानने के बाद पुलिस वालों ने थोड़ा सीरियसली काम करना शुरू किया और वो वापस पहुंच गए उसी नाली के पास जहां से ये सब शुरू हुआ था। और इस बार वहां और भी ज्यादा प्लास्टिक बैग दिखने लगे थे जो पूरी तरह इंसानों की हड्डियों से भरे हुए थे। 17 स्कल्स और बोन्स मिली थी इन प्लास्टिक बैग्स में, जिसमें से 11 लड़कियां थी। और ये सारे प्लास्टिक बैग ठीक D5 बंगलो के बैक साइड थे, जिससे पूरा शक मुनिंदर सिंह पंडेर पे जाता है कि उसी ने कुछ किया है। तो 29 दिसंबर 2006 को मुनिंदर और कोहली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इसके बाद नाली से और भी ज्यादा प्लास्टिक बैग निकले, जिसमें वही इंसानों की हड्डियां और कई बॉडी पार्ट्स थे। पुलिस वालों को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन सा बॉडी पार्ट किसका है, बस DNA के बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे। और फिर जैसे जैसे ये चीज बाहर आई, ये चीज एकदम आग की तरह फैल गई न्यूज में और पूरे देश में हलचल मच गई कि आखिर ये किसने किया है, कौन है इसके पीछे। इसके लिए पुलिस वालों को कोहली और मुनिंदर को ढंग से इन्वेस्टिगेट करना था। इसीलिए 11 जनवरी 2007 को पुलिस ने ये केस हैंडओवर कर दिया CBI को, ताकि वो सच का पता लगा पाए इन दोनों से, क्योंकि अभी तक इन दोनों ने पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताया था। और जब CBI ने इनसे अच्छे से पूछताछ करी और उसके बाद पंडेर और कोहली ने जो सच बताया वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। 2 महीने जेल में रहने के बाद भी CBI के पास कोहली के अगेंस्ट कोई भी प्रूफ नहीं था, जबकि सारे के सारे बैग्स उनके घर के जस्ट पीछे मिले थे और किसी के पास कोई सबूत नहीं था कि ये बैग्स उन्होंने ही फेंके हैं। उन बॉडी के टुकड़े मुनिंदर और कोहली में से ही किसी ने किए थे, पर किसी के पास कोई सबूत नहीं था कि ये उन्होंने ही किया है। ये जानने के लिए कोर्ट के थ्रू कोहली का कन्फेशन 27 फरवरी 2008 को लिया गया और उसका कन्फेशन बहुत ही ज्यादा डरावना था। कोहली कई सारे लोगों को अपने मालिक के घर लाता था, जिसमें बच्चे, औरतें, लड़कियां होती थी, जिसके बाद कोहली उन्हें मारकर उनकी बॉडी के साथ रेप करता था। और ये रेप वो तब करता था जब वो उन्हें किसी भारी चीज से मारकर उन्हें फर्स्ट फ्लोर पर ले जाता था। ये सारी बॉडीज खून से भरी होती थी और कोहली फिर भी नहीं रुकता था। कोहली सारी बॉडीज को फर्स्ट फ्लोर के वॉशरूम में ले जाता था और वहां ले जाके उन्हें बाथटब में रख देता था। वो उन बॉडीज को काट देता, जिसमें से कुछ बॉडी पार्ट्स वो अपने पास रखता और बाकी की बॉडी को प्लास्टिक बैग में डाल के अपने घर के पीछे फेंक देता था। और जो बॉडी पार्ट्स वो अपने पास रखता था वो उन्हें पका के खा जाता था और कभी कभी तो उन बॉडी पार्ट्स को वो कच्चा भी खा जाता था, ताकि किसी को घर में उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस ना मिले। जैसे कि मैंने बताया, मुनिंदर सिंह अपनी फैमिली के साथ नोएडा में नहीं रहता था, उसके साथ कोहली और माया रहते थे जो उस घर का ख्याल रखते थे। और ये सारे के सारे खून सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक हुए थे। कोहली के अकॉर्डिंग वो मुनिंदर सिंह को लड़कियों के साथ फिजिकल होते हुए देखता था, जिसकी वजह से उसके अंदर भी ये सब चीजें करने की इच्छा जागने लगी थी। पर कोहली मुनिंदर से एक कदम आगे निकला, तो जिन्हें भी घर में लाता था उन्हें घर के अंदर ही मार देता था। पर किसी को कभी कुछ पता ही नहीं चला, ना कभी किसी ने किसी की चीख सुनी और ना ही कभी किसी ने कोहली को प्लास्टिक बैग फेंकते हुए देखा था और ना ही कभी किसी ने कोई भी गंदी स्मेल की कंप्लेंट करी, क्योंकि बॉडीज जब सड़ती हैं तो उनमें से काफी ज्यादा गंदी बदबू आती है। तो एट द एंड पुलिस वालों को ये लगा कि इस सब के पीछे ऑर्गन ट्रेडिंग का मकसद है। पर पुलिस वालों को इसके बारे में कुछ नहीं पता चल पाया, क्योंकि ये सब पिछले 3 साल से चल रहा था। पर फिर 2009 फरवरी
में कोहली को डेथ सेंटेंस सुना दी गई और साथ ही कोहली और मुनिंदर को इलाहाबाद कोर्ट से भी डेथ सेंटेंस सुना दी गई। इसके कुछ टाइम बाद इन दोनों का नार्को टेस्ट भी हुआ, जिसमें जेलर के अकॉर्डिंग इन दोनों ने पूरा कोऑपरेट किया और इस नार्को टेस्ट में ये सामने आया कि कोहली ने ही इन सबको मारा था और मुनिंदर को इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और ना ही मुनिंदर का इन मर्डर्स में हाथ है। पर इसके बाद भी ये रुके नहीं, इन्होंने बड़े बड़े लॉयर्स हायर करे और अपनी डेथ सेंटेंस को रुकवा दिया और एट द एंड कोहली को पूरी लाइफ के लिए जेल में डाल दिया गया और साथ ही मुनिंदर को 7 साल की सजा हुई। और इसी के साथ ये निठारी कांड यहीं खत्म होता है। मेरा सभी से यही कहना है कि आप अपने आसपास ध्यान दें, कुछ भी ऐसी चीज होती है तो पुलिस में कंप्लेंट करें। बाकी आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। तब तक के ऐसी ट्रू क्राइम वीडियोस देखने के लिए प्रशांत को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।